बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। 10-year-old child है while playing suddenly aspire a peanut। ठीक है कि पेशेंट अब एक बच्चा है, आपको पता है लंग्स राइट साइड और लेफ्ट साइड। राइट साइड और लेफ्ट साइड में फर्क ये होता है कि राइट साइड मोर वर्टिकल होती है और मोर हॉरिजॉन्टल होती है, सॉरी मोर ब्रॉडर होता है इसका डायमीटर ब्रोंकाई का। जिसकी वजह से ये होता है कि जो भी चीज बंदा एस्पायर करता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो राइट लंग के अंदर चली जाएगी। पेशेंट अपराइट था व्हेन ही एस्पायर तो पीनट किधर जाएगी मोस्ट लाइकली, तो ये राइट लोअर लोब जो होती है ना बेसिकली उसके अंदर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसका भी अपर सेगमेंट। तो राइट आंसर इसका होता है सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब। इस तरह के सिनेरियोस को पिक करने का आसान तरीका ये होता है कि जब भी आपको कभी सिनेरियो आए कि पेशेंट ने एस्पायर किया है तो आपने राइट लंग को राइट आंसर रखना है। ठीक है, दूसरी चीज राइट लंग अब ये भी आंसर है, राइट ये भी आंसर है, राइट ये भी आंसर है। अब हम कैसे रूल आउट करेंगे कि राइट आंसर कौन सा है? हमने देखने पेशेंट की पोजीशन क्या थी। अगर पेशेंट अपराइट है तो वो जो होगी वो लोअर लोब के अंदर जाएगा। तो लोअर लोब किधर आ रहा है? ये वैसे इसमें थोड़ा सा है कि सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब, लेकिन अपराइट जब होता है तो राइट लोअर लोब में जाता है। थोड़ी सी गलती है इसमें, ये आप लोअर लोब करें इसको। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, अपर लोब में नहीं, सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसमें बनता है सी, लेकिन इसमें क्या मिस्टेक है? राइट लोअर लोब इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, लेकिन अगर यही पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता तो ये सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट लोअर लोब होता। ठीक है, होता लोअर लोब ही लेकिन सुपीरियर सेगमेंट। उसके बाद वाइल लाइंग ऑन राइट साइड राइट अपर लोब में रेयरली जाता है, ज्यादातर लोअर लोब के अंदर जाता है। लेकिन आपने ये याद रखना है अपर लोब में जब जाएगा अगर पेशेंट राइट साइड पे ये स्ट्रोक के पेशेंट में जाता है। तो मैंने इसको सिंपली अपने दिमाग में इस तरह रखा होता है कि एस्पिरेशन नमूनिया, ज्यादातर एस्पिरेशन नमूनिया जो होता है वो राइट लंग में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट लंग में उसका ब्रोंकस की टेंडेंसी ज्यादा होती है, राइट में भी ज्यादातर लोअर लोब में होता है। बस ये बात अगर आप जहन में रख लें तो आपकी जिंदगी आसान है। फिर आपने याद रखना है कि अगर अपराइट हो और अगर सुपाइन हो। ठीक है, अगर पेशेंट सुपाइन हो तो वो सुपीरियर सेगमेंट में जाएगा, और अगर अपराइट हो, अपराइट में भी सुपीरियर सेगमेंट में जाता है, लेकिन अपराइट में कुछ बुक्स ये भी लिखती हैं सुपाइन में कि वो पोस्टीरियर सेगमेंट में जाता है, कि सुपाइन में पोस्टीरियर सेगमेंट में चला जाता है और अपराइट में सुपीरियर सेगमेंट में चला जाता है। होंगी लोब्स रोड लोअर ही। ठीक है, दोनों में लोब्स लोअर ही होंगी। तो ये सिंपल तरीन तरीका है इसको याद करने का। टीबी का पेशेंट है, सीवियर पेन है राइट टो में, तो कौन से ड्रग का साइड इफेक्ट है? गाउट किससे होता है? पायराजिनामाइड से। रिफेम्पिसिन से क्या होता है? सेक्रीशंस के कलर चेंज होते हैं। ठीक है, सेक्रीशंस के कलर चेंज होते हैं, ऑरेंज या रेड हो जाता है। दूसरी चीज आइसोनियाजिड से क्या होता है? न्यूरोपैथी, गुड। और इथम्ब्यूटोल से क्या होता है? न्यूराइटिस। जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर बताएं, अगर किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड से न्यूरोपैथी हो तो कौन सी ड्रग दी जाती है? जल्दी से बताएं, कौन से विटामिन की कमी थोड़ी होती है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, विटामिन B12 या विटामिन B6। जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, टाइम कम होता है। विटामिन B6, गुड, एक्सीलेंट। B12 नहीं होता बच्चों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को काफी इसका ऑप्शन पता है। पेशेंट की सेक्रेशन रेड हो गई है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? रिफेम्पिसिन। सोल्जर डाइव इनटू डीप सी। अच्छा देखें, डाइव डीप सी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले। जब कोई भी बंदा डीप सी के अंदर जाता है ना तो क्या होता है कि नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में। ठीक हो गया, गोइंग इनसाइड। ये गोइंग इनसाइड में यही चीज होती है कि नाइट्रोजन डिजॉल्व हो जाती है और वो ब्लड में ट्रेवल करती है। अब बंदा रेडीली डाइव आउट करता है तो उससे नुकसान क्या होता है कि नाइट्रोजन
फौरन निकल के बाहर आती है तो पीछे क्या होता है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ना बबल्स बनते हैं। अब क्या होता है, आपको पता है ब्लड वेसल ये चार ही है, फिर दो में बाइफरकेट होती है। ये बबल जब इधर पहुंचता है ना, टर्मिनल पॉइंट पे ऑक्लूड कर देता है, तो जो ब्रांचेस आगे निकल रही होती है ना, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो पेशेंट को पेन होती है। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी पेशेंट आफ्टर कंप्लेन ये रैपिडली जब आता है वापस, तो बबल्स बनते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, एस्कीमिया होता है। पेशेंट को पेन होगा, अर्थरेल्जिया होगा, हेडेक होगा, सब चीजें होंगी। तो क्या फॉर्मेशन है, सेंसी की वजह क्या है, बबल्स बनते हैं सर्कुलेशन में। ये चीज समझ आ गई है सबको? किसी को ये पॉइंट समझ ना आया हो? एनीवन? किसी को ये पॉइंट समझ ना आया हो? सबको क्लियर हो गया कि बबल्स बनते हैं बेसिकली, और वो बबल्स डिस्टल सर्कुलेशन में जाके उसको अक्लूड करते हैं। तो पेशेंट को होता ये है, जब पेशेंट डीप सी के अंदर जाता है तो नाइट्रोजन डिजॉल्व होती है ब्लड के अंदर, रैपिडली डिजॉल्व हो जाती है, तो कोई बबल शबल नहीं बनते, ब्लड के अंदर ट्रेवल कर रही है नाइट्रोजन। लेकिन जब बंदा फौरन डाइव आउट करता है, ठीक है, ये डाइव इन है, तो क्या होता है कि पीछे बबल्स बन जाते हैं, ऐसे रेड रेड। तो ये बबल्स क्या करते हैं कि ब्लड वेसल ने आगे जाके किसी ना किसी दो हिस्सों में डिवाइड तो होना होता है, आपको पता है। तो ये बबल्स क्या करते हैं, इस जगह पे जाके ओक्लूड कर देते हैं। अब ब्लड ही नहीं जाएगा। लेट्स सपोज उंगली है किसी पेशेंट की, फिंगर है, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई जब कम होती है तो ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन कम हो तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड के बारे में एक चीज याद रखना, ये पेन करता है, तो इसलिए पेशेंट को पेन होती है। समझ आ गई है बात? आप समझ आ गई है? मोहम्मद साले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पेशेंट आपके पास 30 और फीमेल है, इमरजेंसी में आए हैं, एक्सर्शन डिस्निया के साथ, कफ है, नॉर्मल एक्सचेंज है, स्केटर्ड वीज है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज है, कैल्शियम उसका रेस्ड है, नॉर्मल 10 तक होता है, स्कैटर्ड नोड्यूल्स हैं, मतलब कि कह रहा है कि उसके इस तरह ना केजिएटिंग ग्रेनोमास है, नॉन केजिएटिंग। तो लाइकली किसमें होते हैं, सर्काइड के अंदर। सर्काइडोसिस का टिपिकल सिनेरियो है, ये सर्काइडोसिस के फीचर्स है। इसी सिनेरियो में अगर मैं कहता हूँ कि पेशेंट की राइट लंग में सिर्फ मैस नजर आया है, राइट लंग में एक मैस नजर आया है, और मैं ये चीज ना कहता, लिम्फ नोड्स वाली बात ना करता, तो आपको पता है ये सिनेरियो किस चीज का बन जाए, और एज में 45 करता, और साथ कहता पेशेंट स्मोकर है। ठीक है, तो ये पता है सिनेरियो क्या बन जाता, अगर कैल्शियम सिर्फ रेस होता, दिस वाज बेसिकली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, गुड। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कि स्मोकर के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो तो आपने स्क्वेमस सोचना है। लेकिन अगर फीमेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो, lymph nodes enlarged हो, non-caseating granuloma हो, then you have to think about sarcoidosis. Similarly, if the same scenario mentioned कि granuloma caseating है, तो फिर आप क्या सोचते हैं, जल्दी से बताएं। अगर ग्रेनुलोमा caseating होता तो सिर्फ एक डिजीज आपने सोचनी है, वो कौन सी है, टीबी। पेशेंट है, फीमेल है, ओपीडी में आई है, प्रोग्रेसिव है, उसको कफ और एचआईवी पॉजिटिव है, एग्जामिनेशन में चॉकलेट कलर हीमोग्लोबिन है। अब थोड़ा सा सिनेरियो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सीडी 4 सेल काउंट उसका बहुत कम है, उसको आपने एक दवाई दी है, उस दवाई के बाद कहता है कि मतलब वो आपको क्या कह रहा है, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी पेशेंट को, पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव था, आपने उस पेशेंट को कोई मेडिसिन दी है, और मेडिसिन के बाद पेशेंट का चॉकलेट कलर का ब्लड हो गया। अब एक बात याद रखें जिंदगी पूरी के लिए, एचआईवी वाले पेशेंट में जब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, तो आपने एक ऑर्गेनिज्म सोचना है, न्यूमोसिस्टिस जर्वसाई, पीसीपी जिसको कहते हैं। ठीक है, इन मरीजों को आप दवाई देते हो जिसको कहते हैं डेप्सोन।
डेप्सोन से क्या होता है कि मेट हीमोग्लोबिनीमिया। मेट हीमोग्लोबिनीमिया होता क्या है, उसमें ब्लड का कलर चॉकलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन +2 से +3 में चला जाता है। ठीक है, जब +3 से जाता है तो वो ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं करता। जब भी हीमोग्लोबिन Hb ऑक्सीजन के बगैर होती है ना, तो वो ब्लड को चॉकलेट कलर दे देती है। ये एक वजह होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि असल में पेशेंट को पीसीपी था, आपने उसको डेप्सोन दी, डेप्सोन से मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो गया, पेशेंट का ब्लड चॉकलेट हो गया। तो राइट आंसर इज डेप्सोन इज अ ड्रग विच कॉजेज दिस कंडीशन। अब हुआ मेट हीमोग्लोबिनीमिया, तो +3 से +2 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या देते हैं पेशेंट को? मिथाइलिन ब्लू या विटामिन सी। ये दो एंटीडोट है मेट हीमोग्लोबिनीमिया के, आपने याद रखने हैं। तो राइट आंसर इज विटामिन सी। ठीक है, तो ये क्या ड्रग देंगे आप पेशेंट को? अगर इधर मैं मिथाइलिन ब्लू लिखता वो भी राइट आंसर था। ठीक हो गया। पेशेंट है, फीवर के साथ आया, पेन है, एग्जामिनेशन पे एसाइटिस है, मेडिकल हिस्ट्री टीबी की थी, तो आपने टीबी का स्प्रेड देखना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप क्या करेंगे, सीटी स्कैन एब्डोमेन का करवाएंगे। ठीक है, अब ये देखें, एक पेशेंट है जिसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स लार्ज हैं, स्कैटर नोड्यूल्स हैं, नॉन कैजिएटिक ग्रेनोमा है। तो इस पेशेंट में क्या फाइंडिंग होंगी? रिपीटेड एमसीक्यूज, हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, ये सार्काइडोसिस का सिनेरियो, ये रिपीट हो रहा है। ये एमसीक्यूज आपका थोड़ा गलती से आ गया, सॉरी, ये वाला नहीं, तो शायद ये वाला था, ये इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स वाला, ये अभी हमने नहीं करना। ठीक है, ये वाला एमसीक्यूज अबव लिंग्वाइनल लिगामेंट होता है लोकेशन, ये हम जब आएंगे तो हम उस वक्त करेंगे डिस्कस लिंग्वाइनल हर्नियास। पेशेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक हो गया, कुछ दिनों के बाद पेशेंट को अडीमा हो गया, यूरिन के अंदर प्रोटीन पॉजिटिव है, 3.5 ग्राम से ज्यादा हो गए हैं, तो इट मींस नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। एक चीज पता चल गई, किडनी की बायोप्सी नॉर्मल आ गई है। लाइकली क्या होगा, अब देखिए, म्यूकोजल इन्फेक्शन के बाद, म्यूकोजल का मतलब क्या होता है कि चाहे रेस्पिरेटरी हो, चाहे जीआई का इन्फेक्शन हो, डायरिया हो, अगर पेशेंट आपके पास 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन के साथ आए यूरिन, या पेशेंट को एडीमा हो, तो थिंक ऑफ मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक हो गया, मिनिमल चेंज डिजीज इज द राइट आंसर। इसमें बायोप्सी ठीक होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या नजर आता है? एनीवन कैन टेल मी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या चीज नजर आती है मिनिमल चेंज डिजीज में? इलेक्ट्रॉन में इफेसमेंट नजर आती है फूड प्रोसेसेस की, पोडोसाइट्स की। ठीक है, 60 ईयर ओल्ड क्रोनिक स्मोकर है, इमरजेंसी में आया, लिथार्जिक है, लेबोरेटरी में हाइपोनेट्रीमिया आ गया, सोडियम कम। अच्छा, एक बात याद रखें, स्क्वेमस सेल से ना कार्स, अब है लंग कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ न्यूप्लास्टिक सिंड्रोम होता है, ये कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, बेसिकली पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है। स्मॉल सेल कैंसर के साथ ना दो चीजें होती हैं, एक एसीटीएच ज्यादा होता है, एक सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच होता है। जब एडीएच ज्यादा सिक्रिएट होता है ना, तो क्या होता है कि पानी ज्यादा हो जाएगा। आप खुद सोचें, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें अगर पानी ज्यादा हो जाए तो साल्ट कम हो जाएंगी, तो सोडियम के लेवल फॉल हो जाते हैं, तो हाइपोनेट्रीमिया होता है पेशेंट्स को। ठीक है, ये लाइकली काज क्या है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा इस पेशेंट को डायग्नोसिस होगा। ठीक है, 60 ईयर ओल्ड स्मोकर है, कंप्लेन क्रोनिक कफ की है, स्पूटम प्रोडक्शन की है, डिस्नी है, पर स्लिप से वो ब्रीदिंग कर ले, साइनोस्ट है, वीजिंग है पेशेंट को, तो मफल हार्ट साउंड्स प्रेजेंट है। अच्छा, ये आपसे ना लाइकली डायग्नोसिस सीओपीडी का है, कैसे पता चला है? सीओपीडी में पेशेंट पर स्लिप के साथ ब्रेथ करता है, ठीक है, साइनोस्ट भी होता है।
बेसिकली इसमें कौन सा फीचर है सीओपीडी का? रेशो सीओपीडी के अंदर बेसिकली FeV1 FVC रेशो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पेशेंट को एक्सपायरेशन में मसला होता है, तो फर्स्ट सेकंड में कम एयर एक्सपायर होती है। तो आपको पता है रेशो का एक तरीका होता है, किसी भी चीज में जब रेशो होती है, ए और बी में रेशो हो कोई भी, ये रेशो का आंसर है। तो हम एक बात करते होते हैं कि रेशो इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो कम ही होती है, डिनोमिनेटर को भूल जाए। तो जो होता है ना सीओपीडी, उसमें फर्स्ट सेकंड में कम एयर एक्सपायर होती है, इसलिए रेशो कम होती है, ये बात याद रखिएगा। और रिस्ट्रिक्टिव में अपोजिट चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, एक क्वाड्राप्लेजिक पेशेंट है, मतलब कि पेशेंट है बेड बाउंड, और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है। अब पेशेंट फोर्थ हो गया, आपको पता भी चल गया एम्बोलिज्म में काज क्या होगी, इसमें स्ट्रेसेस ऑफ ब्लड। बेड बाउंड में स्ट्रेसेस होती है, हाइपरकोएगुलिटी नहीं है, इंडोथेलियल इंजरी भी नहीं है, ओसीपी भी नहीं है, ठीक है। एक पेशेंट है एथलीट है, रेस्पिरेटरी रेट का ज्यादा है, किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिटर्न होती है लंग्स में? तो आपको पता है बाइकार्ब आयंस की फॉर्म में, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। 45 ईयर ओल्ड स्मोकर है, हिस्ट्री ऑफ कोल्ड एट लास्ट फॉर मोर देन 10 डेज। अब उसको कफ है, एक्सक्रीशन ज्यादा हो गई हैं, और उसके एग्जामिनेशन पे हाइपर एक्सपेंशन ऑफ द थोरेक्स, वीजिंग आई है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, वीज जब भी आए ना, वीज सिटी की तरह की आवाज, तो स्मॉल एयरवेज का मसला होता है। पहली चीज, यंग पेशेंट में आपने एस्थमा सोचना है, दूसरी आपने सीओपीडी अगर पेशेंट स्मोकर हो। अब इसमें इस सिनेरियो के अंदर आपको ये बात पता चल गया कि हाइपर एक्सपेंशन है, तो ये लाइकली आपको पता चला कि ये है तो कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो क्या चीज मुझे बताएगी कि इस पेशेंट में आइदर ये सीओपीडी है या एस्थमा है? इस पेशेंट में एक ट्रिगर आया है कि कोल्ड आई है, और कोल्ड के बाद उसको कफ ज्यादा हुई है, तो ट्रिगर के बाद एस्थमा एक्सेजरेट होता है। अगर ये सीओपीडी का सिनेरियो होता तो उसमें हिस्ट्री देता वो कि पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स हैं, पेशेंट की वेट लॉस की हिस्ट्री बताता। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये सिनेरियो सीओपीडी का भी हो सकता है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक चीज होती है कि प्रोडक्टिव कफ होती है या एक्यूट एक्सेजर्बेशन होती है, ठीक है, प्रोडक्टिव कफ होगी। इसमें उसने मेंशन नहीं किया प्रोडक्टिव कफ, ये थोड़ा क्रिटिकल सिनेरियो हो जाता है अगर इस तरह की चीज हम करें। तो मैं वैसे आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि जिंदगी में ऐसे भी सोचना है कि ये है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। एस्थमा मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि राइट बन रहा था, बहुत ज्यादा राइट भी नहीं बन रहा, असल में ये सीओपीडी बन रहा है। और सीओपीडी में दो डिजीज होते हैं, ये भी याद रखिएगा, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन दोनों को सीओपीडी कहते हैं, ये भी याद रखिए। अक्सर बच्चे सीओपीडी से जहन में एम्फाइसीमा रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। और इनमें पेशेंट को कफ होती है, प्रोडक्टिव कफ। 74 ईयर ओल्ड मेल है, इमरजेंसी में आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अनकॉन्शियस है, बीपी कम है। तो आपने इसमें पहली चीज क्या करोगे, इमरजेंसी में जब भी मरीज आता है तो एयरवेज को सिक्योर करते हो, तो ये एक आसान से एमसीक्यू था। एक पेशेंट है मेल 17 साल का, लेफ्ट साइड का सडनली पेन हुआ है, ब्लड कहीं स्पूटम है। हिस्ट्री में क्या है, पेशेंट को हिस्ट्री में यह है कि बस राइड की हिस्ट्री है, मतलब पेशेंट की स्ट्रेसेस की हिस्ट्री है। तो लाइकली क्या है, इस पेशेंट को वह सडन चेस्ट पेन के साथ जब भी अगर पेशेंट आए और हिस्ट्री हो, बेड बाउंड हो, या पेशेंट की स्ट्रेसेस की कोई हिस्ट्री हो कि पेशेंट ने ट्रेवल की है, तो आपके जहन में क्या डायग्नोसिस आएगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, इन्फेक्शन होते हैं, ब्लड सप्लाई कम होती है तो इन्फेक्शन हो जाता है। 12 साल का बच्चा स्नेक बाइट के साथ आया, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो रही है, टोसिस है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी है, तो आप पेशेंट को क्या करोगे, वेंट के ऊपर डाल दोगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन इज अ राइट आंसर।
30 year old मेल है, ER में आया, RTA की हिस्ट्री है, पेशेंट हाइपोक्सिक है, साइनोस्ड है, ऑन एग्जामिनेशन ट्रैकिया उसका शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब एक सिनेरियो आपको ये किस तरह का है कि पेशेंट का ट्रैकिया जो है वो लेफ्ट साइड पे चला गया। अच्छा जी, रिब्स उसकी फ्रैक्चर हुई हुई हैं, टूट गई हैं। हाइपर रेजोनेंट है पेशेंट की राइट साइड पे, मतलब ये कि लंग्स कोलैप्स हो गए हैं तो चेस्ट आपको हाइपर रेजोनेंट मिल रही है। ठीक है, ये क्यों होता है मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरा होती है। जब भी कोई इंसिडेंट हो जिसमें इस जगह पे प्लूरा के अंदर रिब फ्रैक्चर हो गई है तो टू मच एयर आ जाए तो लंग्स की टेंडेंसी होती है लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं एक साइड के। इसमें यही हुआ है, जब लंग कोलैप्स होंगे ना तो ट्रेकिया भी अपोजिट साइड पे चला जाएगा। ये सिनेरियो बन रहा है, ट्रेकिया अपोजिट हो गया है, लंग्स कोलैप्स हो गए और टू मच एयर आ गई इस साइड पे। ठीक है, आपने परकर्स किया राइट साइड पे तो हाइपर रेजोनेंट है। आपने चेस्ट वॉल पे जब रखेंगे तो आप मुझे खुद बात एक बताएं कि जो आप हार्ड साउंड सुनते हैं वो यही होते हैं ना, ट्रेकिया से आ रहे होते हैं। जब बीच में टू मच एयर आ जाए या फ्लूइड आ जाए तो कोई साउंड आएगा आपको स्टेथ के ऊपर? नहीं आता। तो स्टेथ पे कोई साउंड नहीं आता, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट हो जाते हैं। तो लाइकली डायग्नोसिस पेशेंट का क्या होगा क्योंकि ट्रेकिया शिफ्ट हो गया, दिस इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स। सेम सिनेरियो में अगर ट्रेकिया शिफ्ट ना होता तो आप इसको ओपन न्यूमोथोरेक्स भी कह सकते थे। जस्ट बिकॉज पेशेंट के हेमोडायनामिक कंप्रोमाइज है, ट्रेकिया शिफ्ट हो गया है, आप इसको सिंपली कहोगे टेंशन न्यूमोथोरेक्स। 20 साल का बंदा है, ड्राई कफ है, रात को होती है, 20 भी है तो 20 जब भी आए, स्मोकर नहीं है तो आपने अस्थमा सोचा। एपिसोडिक सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब एपिसोडिक का मतलब क्या होता है, या रिवर्सिबल सिम्टम, कि किसी खास ओकेजन पे होते हैं। ठीक है, नाइट को होते हैं, समर में होते हैं, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, ये सब एस्थमा के फीचर्स। पेशेंट ओपीडी में आया, ट्रेवलिंग की हिस्ट्री है, पेशेंट को डायरिया भी है और पेशेंट के, अच्छा डायरिया भी है, ब्रेडिकार्डिया। ये ब्रेडिकार्डिया जब भी ना याद रखिएगा फीवर के साथ हो ना, फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया जब होता है आपके जहन में से कौन सा डिजीज आता है? पाकिस्तान में बड़ा नोटोरियस ये डिजीज है, आ सकता है। पेशेंट को साथ डायरिया भी होता है, स्टेप लैडर फीवर होता है वैसे, लेकिन कफ नहीं होती उसमें। वो कौन सा डिजीज होता है? टाइफाइड, गुड एक्सीलेंट। टाइफाइड में इसको फेजर्ट साइन कहते हैं। ठीक है, फेजर्ट साइन। लेकिन इस पेशेंट में साथ क्या है, चेस्ट एक्सरे पे ओपेसिटी और हिस्ट्री है, ये लेजिनेला नमूनिया होता है। ठीक है, लेजिनेला ट्रेवलर्स में होता है, 3 फीचर्स इसमें होते हैं, क्या क्या? डायरिया और ब्रेडिकार्डिया, साथ न्यूट्रोपीनिया, और एक और चीज, सोडियम कम हो जाता है। इसी वजह से पेशेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया हर एक को? क्रब 65 में कौन सी चीज नहीं इंक्लूडेड इसमें से? हार्ट रेट। सी से कंफ्यूजन, यू से यूरीमिया, आर से रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर। ठीक है, सॉरी, हाँ यस। और बी से ब्लड प्रेशर 90 से नीचे और 65 एज। ये एक वेग सा सिनेरियो है, मुझे लगता नहीं आपको इस तरह के आते होते हैं। पेशेंट को अगर कंसोलिडेशन पाकिस्तान is a cause of bronchial breathing। ब्रोंकियल ब्रीदिंग की कौन सी काज होती है? बेसिकली ब्रोंकियल ब्रीदिंग क्या होता है कि पेशेंट के ये लंग्स है, ठीक है, और यहाँ पे एयरवेज है। अब ये मैं आपको एक समझा रहा हूँ चीज, यहाँ पे स्टेप आप रखते हैं। देखिए एयरवेज में क्या होता है, ट्रेकिया से साउंड कन्वर्ट होता है छोटे छोटे एयरवेज में, फिर आपको स्टेप के ऊपर साउंड आती है। इसलिए कहा जाता है कभी भी चेस्ट का एग्जामिनेशन ना पेशेंट की कपड़ों के ऊपर से ना कीजिएगा, एक बैरियर बीच में आ जाता है। तो ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, जिंदगी पूरी आपके काम आएगी ये बात।
तो छोटे एयरवेज में जब एयर आती है ना तो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स होते हैं, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है साउंड। सॉरी सॉरी सॉरी, छोटे एयरवेज में जब साउंड आती है तो वेसिकुलर हो जाती है, और यहाँ पे ब्रोंकियल होती है। ये बात सबको समझ आ गई है? तो इसीलिए जो नॉर्मल चेस्ट साउंड होते हैं बायलेटरल हम लिख लेते हैं क्लियर है, क्लियर नहीं होता बल्कि वेसिकुलर ब्रीदिंग होती है, वेसिकुलर साउंड होता है। अच्छा, अब नमोनिया में क्यों ब्रोंकियल होती है इसकी बात समझें। होता ये है नमोनिया में कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाती है, ब्रोंकियल साउंड छोटे एयरवेज में जाती नहीं है, तो कंसोलिडेशन की वजह से ऐसे बड़ी सी कंसोलिडेशन पड़ी हुई है, आपने ऊपर स्ट्रेंथ रखी हुई है, साउंड वेसिकुलर में कन्वर्ट ही नहीं होती, ब्रोंकियल के ब्रोंकियल ही रहती है, इसलिए नमोनिया में ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स आती है। और किस कंडीशन में हो सकती है? अगर यहाँ पे कैविटी बन जाए, साउंड ब्रोंकियल आए, ऊपर बड़ी सी कैविटी हो, कैविटी में साउंड ओपन हो, आपने स्ट्रेंथ रखा हुआ है। और किस में हो सकता है? फाइब्रोसिस में। ये पॉइंट समझ आ गया बच्चों? जिंदगी पूरी ये आपको फॉलो करेगा पॉइंट। किसी को नहीं समझ आया? मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पे चैनल पे मतलब एक मेरी वीडियो भी है अपने चैनल पे, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा किसी भी ग्रुप में, ठीक है। तो ये नमोनिया के अंदर ये फीचर्स होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई है? ओके। 60 year old मैन और मेटिन नमोनिया के साथ डिस्चार्ज आफ्टर स्मोकिंग, फ्यू डेज के बाद पेशेंट को येलो फाउल स्मेलिंग स्पूटम आ गया। अच्छा, नमोनिया के बाद पेशेंट को क्या हो गया? बेसिकली पेशेंट को एब्सेस बनना शुरू हो गया, एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। यंग गर्ल है, रनी नोज है, लाइकली सिम्टम्स क्या चीज एलिवेटेड होगी? एस्थमा में आईजीई। वैसे मुझे बताएं आईजीएम किस में होती है? एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। और आईजीजी क्रोनिक में, और आईजीई एस्थमा में या पैरासाइट के इन्फेक्शन में। एक पेशेंट है 6 वीक से, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फाउल स्पेलिंग स्पूटम है, डलनेस टू परकशन है राइट अपर फील्ड में, लंग कैविटी सराउंडिंग इन्फिल्ट्रेट राइट अपर लोब। तो लाइकली काज क्या है? अपर लोब के अंदर सारे फीचर्स बता रहे हैं और स्पूटम है। तो इस पेशेंट को ना अपर लोब में हुआ ये है कि इस पेशेंट में बेसिकली फाउल स्मेलिंग जब भी होते हैं चीज, तो एस्पायरेशन नमोनिया में होती है या एब्सेस में होती है। सिनेरियो में क्लबिंग इसको मेंशन करनी चाहिए थी, ये लाइकली इसको एब्सेस हुई है पेशेंट को, ठीक है। फाउल स्मेलिंग स्पूटम से आपको पता चल गया। एक पेशेंट आपके पास आया है 3 वीक अर्लियर, एबॉर्शन हुआ है, अब हेमाप्टोसिस भी है, पेन भी है, टैकीकार्डिया भी है, डब्ल्यूबीसी रेज्ड है, ठीक है। प्लूरल ड्रॉप है लेफ्ट साइड पे, चेस्ट एक्सरे में ओपेसिटी है, लोअर लंग में ओपेसिटी आ गई है। ओपेसिटी जब आए तो कोई ना कोई नमोनिया ही होता है। टैकीकार्डिया, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ड्रग ऑफ चॉइस? तो आप इसमें क्या करें? एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देंगे। क्यों देंगे वैसे? इसको असल में लंग एब्सेस हो चुकी है, जहाँ से सिनेरियो से लग गया कि पेशेंट को एबॉर्शन था, कोई सेप्टिक एम्बोलाई चला गया लंग्स में और पेशेंट इन्फेक्शन हो गया। पेशेंट है कंप्लेन ऑन एंड ऑफ 2 वीक से मलेज की, लॉस ऑफ एपेटाइट की, पेरोटिड एनलार्जमेंट है। अच्छा, फीमेल है वैसे, इसमें फीमेल पर है, और लिम्फ नोड्स उसके एनलार्ज हैं। लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? ये एक वेग सा सिनेरियो है। मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं, अगर आप मुझे डायग्नोसिस बताएं, अगर मैं इसको कहूँ कि एस लेवल उसके रेस्ड हैं और कैल्शियम भी ज्यादा है, तो आपके जहन में क्या आएगा वैसे डायग्नोसिस? क्या डायग्नोसिस आएगा? सर्काइडोसिस। ये थोड़ा सा अजीब सा सिनेरियो है। असल में पेरोटिड एनलार्जमेंट जब होती है ना सर्काइडोसिस में, उसको लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम कहते हैं। ये लॉफ्ग्रेन सिंड्रोम का सिनेरियो बनाया मैंने, तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए पिक करना, ठीक है। इंजरी में क्लोज रूम में फायर इंजरी हुई है, तो दो चीजें सस्पेक्ट करनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड। थोड़ा सा सिनेरियो आगे पढ़ते हैं क्या है। पेशेंट को बर्न है फेस पे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछा हुआ, तो क्या होगा? आप उसको 100% ऑक्सीजन दें। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ टाइटली बाउंड हो जाती है, तो इसको डिटैच करने का तरीका क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा करें, ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है। तो पेशेंट को 100% ऑक्सीजन पे रखिए।
5th पोस्ट ऑफ डे पे पेशेंट को जेवीपी रेज हो गई है, कुछ स्मॉल साइन आया है करप्शन राइट साइड पे। अच्छा, अब इसमें ना जो मुझे एक चीज मतलब थोड़ी सी लगी है कि स्ट्रेसेस की हिस्ट्री है। अब राइट साइड पे ना, अब देखिए लंग आपको हार्ट का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि राइट साइड में क्या होता है। ये ड्रेन करती है लंग्स के अंदर और फिर लेफ्ट साइड ऐसे आती है, फिर ये उठाती है। अब इस पेशेंट में क्या है कि आपको ये जेवीपी आ रही होती है, जेवीपी रेज्ड है। थोड़ा सा देखें स्नायु और कुजमाल साइन पता क्या होता है कि नॉर्मली इंस्पायरेशन पे ना जेवीपी कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इधर ऑब्स्ट्रक्शन हो, लाइक इधर कोई हो, अराउंड हार्ट कुछ हो, तो जेवीपी इंक्रीज बढ़ती है इंस्पायरेशन पे। इसको पैराडॉक्सिकल साइन कहते हैं, जिसको कुजमाल साइन कहते हैं। तो ये शो कर रहा होता है कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन। ये सिनेरियो थोड़ा सा वीक है कि पेशेंट को हिस्ट्री है पोस्ट ऑफ। अब पेशेंट आया है कि राइट हार्ट में कोई मसला है, तो ये लाइकली हुआ ये है कि पेशेंट को कोई ना कोई एम्बोलिज्म इधर से आया है और इधर आके ऑब्स्ट्रक्ट उसने कर दिया। तो ये पेशेंट को इस वजह से जेवीपी उसकी रेस्ड है और कुजमॉल साइन भी है। सिर्फ और सिर्फ नमोनिया क्यों नहीं हो सकता? नमोनिया में कोविड हो या कोई भी नमोनिया हो, उनमें कुजमॉल साइन या जेवीपी की डिस्टेंशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई चीज। क्रैप्स हो सकते हैं इसके अंदर भी, लाइकली पेशेंट को नमोनिया भी साथ साथ चल रहा है, एम्बोलिज्म भी है। अच्छा जी, पेशेंट है, स्मोकर है, सीओपीडी का है, एबीसीज में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आ गया। एक बात याद रखिएगा, सीओपीडी के मरीज में जब भी एसिडोसिस आ जाए, जब भी, आपने उसको वेंट के ऊपर डाल देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गलती इसमें लिखी हुई है, पेशेंट को वेंट के ऊपर डाल, ठीक है। प्राइमरी काज को ट्रीट नहीं करना, थोड़ा सा गलत है। प्राइमरी काज को नहीं, प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय पैप के ऊपर पेशेंट को रखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, अगर आपको रीजन एग्जाम में स्टडी हुआ है तो वो वेंट का दिखेंगे वेंटिलेशन पे। नॉन इन्वेसिव होती है, नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव का मतलब पता क्या है? ईटीटी ट्यूब नहीं आप पास करते, बाय पैप होती है या सी पैप होती है, बस ये याद रखें। एस्थमा में वो इन्वेसिव होती है। पेशेंट इमरजेंसी में आया, स्टोनी डल परकशन है, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है, ट्रेकिया डिविएट हो गया लेफ्ट साइड पे, तो लाइकली काज क्या होगी? अच्छा, अब देखें, सेम सिनेरियो था, ट्रेकिया लेफ्ट साइड पे चला गया, लेकिन कहता है परकर्शन पे रेजोनेंट नहीं आया, डल आ गया। डल का मतलब ये है कि इधर कोई ना कोई फ्लूइड है, इतना ज्यादा फ्लूइड है कि उसने पूरे का पूरा लंग भी कोलैप्स कर दिया है और सारा इधर फ्लूइड पड़ा हुआ, और ट्रेकिया भी अपोजिट साइड पे चला गया और परकर्शन पे डलनेस है, तो ये लाइकली प्लूरल इफ्यूजन होती है। सेम सिनेरियो में अगर मैं कहता परकर्शन हाइपर रेजोनेंट है, तो फिर क्या डायग्नोसिस होता? फिर क्या डायग्नोसिस होता? एनीवन? सेम सिनेरियो में परकर्शन हाइपर रेजोनेंट हो गई है, फिर क्या डायग्नोसिस होता? टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। 45-year-old स्मोकर है, इमरजेंसी में कंप्रोमाइज ब्रीदिंग के साथ आया, अल्कोहलिज्म है, लिंगुअल टॉन्सिलाइटिस है, इन्फेक्टेड मोलर टीथ है। प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? प्रोबेबल लुडविक एंजाइना हो गया, इसीलिए ब्रीदिंग कंप्रोमाइज हो गई है। अल्कोहलिक के अंदर ये लाइकली काज होती है। एक ट्रैफिक स्मोकर है, ईआर में आया कंप्रोमाइज ब्रीदिंग के साथ, नेक वेक डिस्टेंडेड है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स है, लाइकली काज क्या होगा? वो इस सिनेरियो रिपीट हो रहा है, टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, जेवीपी रेज्ड है और पेशेंट की नेक वेन्स ये लाइकली। बच्चा है, वीज के साथ आया है और फ्रीक्वेंट एक्सर्बेशन है और ये अस्थमा का बच्चा है ना, आपने उसको स्टीरॉइड्स भी दी हुई हैं और बीटा एगोनिस्ट भी दिए हुए हैं। आप इस पेशेंट को अगली चीज पे आप क्या शिफ्ट करेंगे? ओरल स्टीरॉइड्स पे ले आए, ठीक है। तो ये ओरल स्टीरॉइड इज अ राइट आंसर। वैसे आपको एक बात बताऊं, जो एमआरसीपी की गाइडलाइंस है ना एनएचएस की, उसमें वो कहते हैं ल्यूकोट्राइन्स दें। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग जब भी पेशेंट को इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा और
सेबा ले रहा हूँ, शॉर्ट एक्टिंग बिकायड में ये वेंटोलिन। अगली चीज ना, हम स्टेरॉइड भी देते हैं उसको और मोंटिल्यूकास दोनों देते हैं, ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आया, उसको लाइंग डाउन होने से उसके फीचर जो हैं वो एग्जेजरेट हो जाते हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि उसको कोई ना कोई स्टर्नम के पीछे पैथोलॉजी। जिस अब एक पेशेंट लेटा हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये लेटा हुआ है। लेटने से मसला तब होता है जब स्टर्नम के पीछे कोई मसला हो। स्टर्नम के पीछे क्योंकि आपका ट्रैकिया जा रहा है, जब लेटता है तो प्रेशर कम होता है, और अगर कोई पीछे बीच में चीज पड़ी हुई है और प्रेशर कम होगा, तो रिट्रोस्टर्नल गाइटर से ये चीजें होती हैं, ठीक है। आज एमसीक्यूज थोड़े से हमारे लगता ज्यादा हो गए हैं, फटीग हो जाता है। अब ये पेशेंट है रिसेंटली, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, फीवर है, राइट लोअर एब्डोमेन में भी पेन है, एनीमिक है, टेंडर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हैं, ये एडिनाइटिस के फीचर है। टाइफाइड क्यों नहीं है? टाइफाइड के अंदर एक चीज याद रखिएगा, टाइफाइड के अंदर डायरिया होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम होता है, डायरिया होता है। 45 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट वर्सनिंग कफ के साथ, और रेडियो में बायलेटरल हाइपर लिम्फेडिनो नॉन केसी एंटीग्राम सिनेरियो, ठीक है जी। सो थोड़ा सा तेज हम चले हैं, देखिए मैंने आपको आज एक चीज समझा दी है। क्या समझाई है? कि लंग्स के अंदर ना, जो ये आप लोग स्टेथ रखते हैं, ये बाहर रखते हैं, ये प्लूरा के अंदर जो भी कोई पैथोलॉजी है बड़ी मैटर करती है। अगर प्लूरा में एयर आ जाए या फ्लूइड आ जाए तो ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट होता थे, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि एयर है और फ्लूइड है? आप परकर्स करते हो, ठीक है। अगर परकर्शन पे रेजोनेंट हो तो आप कहते हो भाई ये एयर है, अगर डल हो तो आप क्या कहते हो? फ्लूइड है। ये बात में ये आज याद रख लें, तो आपकी आधी रेस्पिरेटरी इंशाल्लाह सिनेरियो कभी गलत नहीं है, ठीक है। ओके, so any question and feedback, always welcome। आज की क्लास का फीडबैक कैसा लगा आपको? आज की क्लास